20 सितंबर 1996 को मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन का जलसा खत्म करके घर जाने के लिए रात करीबन 8:30 बजे क्लिफ्टन की शाहराह ईरान नामी उसी सड़क पर पहुंचे जहां एक जानिब जाने वाला रास्ता उनके घर की सिमत जाता है। उसी सड़क पर पुलिस उनकी आमद की मुंतजर थी। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सुहेल। थाना क्लिफ्टन के एडिशनल SHO खुरम वारिस पुलिस के वो पहले तफ्तीशी अफसर थे जो उस झड़प के बाद मौके पर पहुंचे थे। खुरम वारिस का कहना है कि थाने से पुलिस इसी मंसूबे के तहत गई थी कि काफले को रोककर उनके असलहे के लाइसेंस चेक करने थे। पुलिस की तो तादाद भी इतनी नहीं थी कि किसी तसादुम का खदशा हो। खुरम वारिस ने भी वही बात की जो एक इंतहाई सीनियर अफसर कर चुके थे, यानी ये कि SHO सयाल तसादुम के कायल नहीं थे। सयाल मेरा SHO रहा है और हमने साथ बड़ा काम किया है। यकीन कीजिए सयाल तो गीली जमीन पर पैर रखने जैसा रिस्क नहीं लेता था। बात की तफसीलात बताते हुए कई पुलिस अफसरान ने गुफ्तगू में बताया कि जब मुर्तजा भुट्टो को वापस आते वक्त रोकने पर इत्तफाक हुआ तो SSP वाजिद दुरानी ने ट्रैफिक चौकी में बैठकर ऑपरेशन की कमांड का फैसला किया। जब जूनियर अफसरान ने उनसे अमले की कमी की बात की तो SSP वाजिद दुरानी ने अपने सिक्योरिटी के एहलकार भी मुर्तजा भुट्टो के साथियों का रास्ता रोकने वाली पुलिस टीम के साथ कर दिए, जिनकी तादाद 8 के लगभग थी। अब नक्शा ये था कि वाजिद दुरानी ट्रैफिक चौकी पर थे और वायरलेस सेट पर टीम को अहकामात दे रहे थे, बल्कि सुरजानी टाउन से मुर्तजा भुट्टो घर वापसी की भी पल पल निगरानी कर रहे थे। ASP शाहिद हयात जो उस वक्त वर्दी में नहीं थे, ASP राय ताहिर और SHO हक नवाज सयाल शाहराह ईरान पर फुटपाथ पर तैनात पुलिस की नफरी के साथ मुर्तजा भुट्टो की आमद के मुंतजर थे। और इस खदशे के पेश नजर के मुर्तजा भुट्टो का काफिला 70 क्लिफ्टन जाने के लिए दूसरा रास्ता यानी शाहराह ईरान का पाक टावर्स वाला सिरा इस्तेमाल करें तो भी पुलिस उनके साथियों की गाड़ी रोक सके। SHO नेपियर थाना आगा जमील और SHO गार्डन शबीर कायम खानी शाहराह कायदीन के दूसरे सिरे पर अपने एहलकारों के हमरा मौजूद थे। रास्ता रोकने वाली पुलिस टीम जहां खड़ी थी उसकी एक तरफ गली में दाखिल होते ही मुर्तजा भुट्टो का घर 70 क्लिफ्टन था, जबकि दूसरी जानिब खुद DIG कराची शुएब सडल की सरकारी रिहाइशगाह थी। कम से कम 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल मुर्तजा भुट्टो के काफले ने रिवायती रास्ता यानी 2 तलवार वाला रास्ता ही इख्तियार किया और पुलिस ने अपने मंसूबे के ऐन मुताबिक पहले गाड़ी को तो जो कि मुर्तजा भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल रहती थी और मुर्तजा उसी में सफर करते थे, ये समझकर जाने दिया कि मुर्तजा भुट्टो तो गुजर गए, अब वो घर के अंदर चले जाएंगे, और उस गाड़ी के पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। और ये दूसरी गाड़ी मुर्तजा भुट्टो के करीबी साथी आशिक जतोई की थी, जिसे आशिक जतोई खुद चला रहे थे। अब इसे बदकिस्मती कहें या इत्तफाक या हादसा कि मुर्तजा भुट्टो आशिक जतोई के साथ उनकी इस पजेरो गाड़ी में बैठे थे और उनकी अपनी गाड़ी जिसमें वो सफर नहीं कर रहे थे आगे जा चुकी थी। पुलिस अफसरान तो यही समझे कि मुर्तजा भुट्टो गुजर चुके हैं और अब जो गाड़ी रोकी जा रही है उसमें मौजूद अफराद से पूछताछ की जा सकती है। जब गाड़ी रुकी तो पुलिस को अंदाजा हुआ कि दरअसल मुर्तजा भुट्टो तो उसी गाड़ी में हैं, मगर तब तक सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो चुकी थी। गाड़ी रुकते ही मुर्तजा भुट्टो ने जो ड्राइवर आशिक जतोई के साथ वाली नशिस्त यानी पैसेंजर सीट पर बैठे थे शीशा उतार कर पूछा कि क्या हो रहा है ये। पुलिस अफसरान ने बताया कि कुछ नहीं सर, बस रूटीन की चेकिंग हो रही है, कागज देखना है। मगर इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, पीछे वाली गाड़ी में सवार मुर्तजा भुट्टो के मुहाफिजीन अपनी गाड़ियों से उतर कर सड़क पर पहुंच चुके थे और मुबैना तौर पर उनमें से किसी ने ASP राय ताहिर के कंधे की जानिब हाथ बढ़ाकर उन्हें मुर्तजा भुट्टो की गाड़ी से दूर धकेलने या पीछे हटाने या हाथापाई करने की कोशिश की। इतने में मुर्तजा भुट्टो के बाकी सब मुहाफिजों ने मुर्तजा भुट्टो की गाड़ी के गिर्द हिफाजती हिसार बनाने या घेरा डालने की कोशिश की। इस धींगा मुश्ती या धक्कम पेल में ASP राय ताहिर की कमीज कंधे के करीब से फट गई और सूरत हाल इंतहाई कशीदा और खतरनाक हो गई। फिर सिंधी में 2 लफ्ज सुनाई दिए, कोबी न वन्ये। और इससे पहले कि ASP या मुर्तजा भुट्टो अपने अपने लोगों से या एक दूसरे से कोई और बात करते, किसी ने गोली चला दी। बस फिर क्या था, पहली गोली चलते ही दोनों जानिब से शदीद फायरिंग शुरू हो गई। क्रॉस फायर यानी दोनों जानिब से होने वाली फायरिंग से बचने के लिए राय ताहिर और सयाल खुद को बचाने की कोशिश में दूसरी तरफ बढ़े। फुटपाथ पर तैनात पुलिस की नफरी ने अपने अफसरान और एहलकारों और मुर्तजा भुट्टो के मुहाफिजीन और गार्ड्स ने अपने रहनुमा को बचाने के लिए मुबैना तौर पर जो बेदरे गोलियां चलाई, उनमें से कई का रुख सड़क की तरफ यानी नीचे की जानिब था और सड़क पर लगकर उछलने वाली एक गोली
SHO हक नवाज सयाल की एड़ी में और एक गोली जरा फासले पर खड़े ASP शाहिद हयात की टांग में लगी। दोनों अफसरान को गोली लगते और जख्मी होते देखकर पुलिस एहलकार भी पूरी शिद्दत से गोलियां चलाने लगे और मुर्तजा भुट्टो के मुहाफिजीन भी। एक अफसर ने जो कई बरस तक इस मामले से जुड़े रहे बताया कि इसी असना में बिजली मुनक़ता हो गई और सड़क पर अंधेरा छा गया। मगर पहली गोली आखिर किसने चलाई? यही वो सबसे अहम सवाल है जिसके गिर्द बाद के तमाम इल्जामात, किस्से और साजिशी नजरियात 24 साल से घूम रहे हैं। लेकिन शोएब सडल ने वाक़ये की तफसीलात कुछ यूं बताई। जैसा कि मैंने बताया कि मैं उस वक्त मामूल के मुताबिक वॉक करके वापस आया था और वजीर दाखिला को रिपोर्ट भेजने के लिए SSP वाजिद दुरानी से बात कर रहा था कि पहली गोली चलने की आवाज आई। मैं चूंकि फोन पर ही था तो मैंने गोली की आवाज सुनते ही SSP से पूछा, वाजिद ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि सर आवाज तो मैंने भी सुनी है, मैं चेक करके बताता हूँ। डॉक्टर सडल के मुताबिक जैसे ही फोन बंद हुआ कोई 30 सेकंड या उससे भी कम वक्त में शदीद फायरिंग शुरू हो गई। डॉक्टर सडल ने बताया कि इसी असना में ऑपरेटर ने बताया कि सहाफी मजहर अब्बास बात करना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि उस वक्त जियो न्यूज से वाबस्ता मजहर अब्बास उस वक्त डॉन ग्रुप के अंग्रेजी रोजनामा स्टार के रिपोर्टर थे। शोएब सडल ने बताया कि मजहर अब्बास ने मुझसे पूछा कि क्या आपके घर पर हमला हुआ है? इत्तला मिली है कि DIG के घर के ऐन बाहर फायरिंग हो रही है। उर्दू अखबार रोजनामा जसारत के क्राइम रिपोर्टर AH खानजादा ने बताया कि ये उन दिनों कोई अचंभे की बात भी नहीं थी। कराची ऑपरेशन में करीबन हर रैंक के अफसरान पर हमले मामूल की बात थे। हमें भी पहले इतला यही मिली थी कि DIG कराची के घर पर फायरिंग हो रही है। शोएब सडल ने कहा कि मैंने फोन पर मजहर अब्बास से कहा कि गोली तो चली है मगर मालूम नहीं क्या हो रहा है। मगर मजहर अब्बास का फोन बंद किया ही था कि फिर इतनी शदीद फायरिंग हुई कि गोलियां मेरे घर की दीवार तक भी आकर लगी। फिर मेरा सिक्योरिटी का अफसर था, वो बाहर गेट तक गया मगर आकर उसने भी कहा कि सर फायरिंग के बारे में पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है। शोएब सडल बताते हैं कि जब मेरी दोबारा वाजिद दुरानी से बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो मुझे बताया गया कि ये वाकया हुआ है। मैंने पूछा कि क्या मुर्तजा भुट्टो थे वहां या घर में जा चुके थे? तो SSP ने मुझे बताया कि वो शायद घर के अंदर चले गए थे। मैंने कहा कि शायद नहीं, देखकर मुझे बताओ असल बात। इसी शदीद फायरिंग की कहानी सुनाते हुए मुतादिद पुलिस अफसरान ने बताया कि जब 2 सीनियर पुलिस अफसरान को गोलियां लग गईं और दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला बंद हो गया तो बिखर जाने वाली पुलिस फोर्स फिर से जमा होकर अंधेरी सड़क पर रुकी हुई गाड़ियों के करीब पहुंची और तब ये हकीकत आश्कार हुई कि मीर मुर्तजा भुट्टो के 5 साथी हलाक हो चुके हैं, जबकि खुद मुर्तजा भुट्टो और उनके कई साथी शदीद जख्मी हैं। इसके अलावा 2 पुलिस अफसरान शाहिद हयात और हक नवाज सयाल जख्मी हैं और वहां से गुजरने वाला एक टैक्सी ड्राइवर भी हलाक हो गया है। राय ताहिर ने मीर मुर्तजा भुट्टो की गाड़ी का दरवाजा खोला और जख्मी मगर हैरत ज़दा मुर्तजा भुट्टो को बाहर निकाला। कोई और गाड़ी ना होने के सबब राय ताहिर ने मुर्तजा भुट्टो को एक पुलिस मोबाइल वैन के पिछले हिस्से में डाला और वहां से तिब्बी इमदाद देने के लिए किसी अस्पताल की जानिब रवाना हुए। DIG शोएब सडल ने बताया कि सिर्फ चंद हजार गज दूर मगर सड़क के दूसरी जानिब ही मिड ईस्ट अस्पताल था और पुलिस अफसरान ने फैसला किया कि मुर्तजा भुट्टो को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए वहीं ले जाया जाए। फायरिंग शुरू होते ही इलाके में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। भगदड़ मच जाने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दुकानें, बाजार और करीब वाक़े तजारती मराकज और रेस्तरान सब बंद होना शुरू हो गए। यहाँ तक के अंधेरी सड़क पर फायरिंग के खौफ से मिडीस अस्पताल के दरवाजे तक बंद कर दिए गए थे। एक साबिक अफसर ने बताया कि पुलिस और मुर्तजा भुट्टो के हामियों की ये झड़प करीबन 8:30 बजे हुई, जबकि मुर्तजा भुट्टो की अस्पताल आमद का वक्त 9:20 दर्ज किया गया। मीर मुर्तजा भुट्टो अस्पताल पहुंचकर भी इतने होशो हवास में थे कि पुलिस मोबाइल वैन से उतरकर खुद स्ट्रेचर पर मुंतकिल हुए। एक साबिक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक अब इसे मुर्तजा भुट्टो की बदकिस्मती, इत्तफाक या हादसा कहिए कि मिड ईस्ट अस्पताल में कराची के आम सरकारी अस्पतालों की तरह कोई बहुत उम्दा मखसूस शोबा हादसात नहीं था, बल्कि वहाँ तो कोई डॉक्टर गोली से जख्मी होने वालों को हैंडल करने के लिए भी नहीं था। यहाँ वो दूसरा सवाल उठा जिसने आइंदा कई बरस तक बल्कि आज तक तमाम सहाफियों, तज्जिया निगारों, पुलिस अफसरान और तफ्तीशी हुक्काम को उलझाए रखा और साजिशी नजरियात को तकवीयत पहुंचाई कि जब अस्पताल काबिल इन्हसार नहीं था तो शदीद जख्मी मुर्तजा भुट्टो को
वहाँ क्यों ले जाया गया? किसी बेहतर तिब्बी मरकज में बेहतर इब्तदाई इमदाद पहुँचाने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? जवाब में आइंदा कई बरस तक SSP वाजिद दुरानी, साबिक SP क्लिफ्टन शकीब कुरैशी और दीगर पुलिस अफसरान ने वही कहा जो इस बारे पूछे जाने पर डॉक्टर शुएब सडल ने भी दोहराया। अगर JPMC या सिविल अस्पताल लेकर जाते और कई गोलियों से जख्मी मुर्तजा भुट्टो रास्ते में दम तोड़ जाते तो फिर कहा जाता कि जब मिड ईस्ट चंद हजार गज के फासले पर था तो वहाँ क्यों नहीं लेके गए? फिर कहा जाता कि पुलिस ने तिब्बी इमदाद पहुँचाने में जानबूझकर ताखीर करके उन्हें मार दिया। डॉक्टर सडल ने वजाहत की कि अस्पताल इमरजेंसी और वो भी ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए कितना तैयार था या नहीं, ये मुर्तजा भुट्टो को अस्पताल ले जाने वाले या हिदायत देने वाले पुलिस अफसरान को कैसे मालूम हो सकता था? इसीलिए बस पहला तिब्बी मरकज समझकर उन्हें वहां ले जाया गया। पुलिस अफसरान, सहाफियों और हुकाम के मुताबिक जिंदा मगर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचने पर मुर्तजा भुट्टो को फौरी तौर पर अस्पताल के हंगामी हालत के शोबे में मुंतकिल तो कर दिया गया, मगर वहाँ पेशा वराना महारत रखने या हंगामी हालत से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता अमला था, न ही काबिल और बासलाहियत डॉक्टर्स मौजूद थे। सहाफी एच खानजादा ने बताया कि मैंने देखा कि तब तक उस वक्त के कराची के जनूबी जिले के डिप्टी कमिश्नर आरिफ इलाही और दीगर हुकाम भी वहां पहुंच चुके थे और शदीद घबराहट और बदहवासी के आलम में दीगर अस्पतालों से डॉक्टर्स को वहां बुलवाए जाने की कोशिशें जारी थीं। हुकाम, डॉक्टर, सहाफियों और तिब्बी अमले के मुताबिक मुर्तजा भुट्टो 4 गोलियों से जख्मी हुए थे, मगर उनमें से 3 जख्म हरगिज मोहलिक नहीं थे। शुएब सडल ने भी कहा कि मुर्तजा भुट्टो को जो 4 गोलियां लगी थीं, उनमें से 3 ऐसी मोहलिक हरगिज नहीं थीं कि उन जख्मों से उनकी मौत वाक़ई हो जाती। एक गोली कनपट्टी के करीब माथे की हड्डी को छूती हुई निकल गई, दूसरी गोली सीने पर रगड़ती हुई गई, तीसरी गोली बाएं कोनी के पास सॉफ्ट टिश्यू में लगी, जबकि मोहलिक वो जख्म साबित हुआ जो गले के करीब गोली लगने से हुआ और उसने जागिल वेन यानी शहरक को नुकसान पहुंचाया था। आम बीमारियों के इलाज के लिए कायम इस अस्पताल में जब मुर्तजा भुट्टो जैसी अहम शख्सियत को तिब्बी इमदाद के लिए लाया गया तो वहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जो अमला तिब्बी इमदाद के लिए मौजूद था उसके भी हाथ पांव फूल गए। मीर मुर्तजा की जिंदगी बचाने के लिए वहाँ मौजूद अमले और डॉक्टर्स ने सर तोड़ कोशिश की और जल्द ही सीनियर डॉक्टर्स भी अस्पताल पहुँच गए ताकि इन कोशिशों में हाथ बटा सकें। शुएब सडल कहते हैं कि गले के जख्म से खून बहता रहा। अगर अस्पताल में कोई इस जख्म को टांके लगाता या क्लैंप कर देता तो खून रुक जाता और वो महफूज रहते। कराची साउथ पुलिस के एक साबिक अफसर ने कहा कि इसके बजाय तौलिए रखकर खून रोकने की कोशिश की गई, हालांकि अच्छा खासा अस्पताल था। मेरे तो बच्चे इसी अस्पताल में पैदा हुए थे। इस कहानी की तैयारी में मदद करने वालों की अक्सरियत मुत्तफिक नजर आई कि अगर गले में लगने वाली गोली से बहकर हलक में गिरता हुआ खून रुक जाता, यानी जागिलर वेन के जख्म को बंद करके खून बहने से रोक लिया जाता, तो शायद मुर्तजा भुट्टो को बचाया जा सकता था। करीबन 1 घंटे की ताखीर से मुर्तजा भुट्टो के अहले खाना अहलिया गनवा भुट्टो, साहबजादी फातिमा भुट्टो और साहबजादे जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर भी मिड ईस्ट अस्पताल पहुंच गए। उन्हें लाने वाले शख्स ने तब तक अस्पताल में बड़ी तादाद में जमा हो जाने वाले सहाफियों को अपना नाम वाहिद बख्श बताया और कहा कि वो मुर्तजा भुट्टो का ड्राइवर है जो घर पर था, और घर के बिल्कुल ही बाहर फायरिंग के बाद अंदर मौजूद अफराद में भी खौफ की लहर दौड़ गई और मुर्तजा भुट्टो के अहले खाना और मुलाजमीन ने बाहर निकल कर देखने की कोशिश की, मगर बाहर मौजूद पुलिस की नफरी ने उन्हें रोक दिया। अस्पताल में अहले खाना की आमद के भी 1.5 घंटे बाद तक भी मुर्तजा भुट्टो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे। अस्पताल में बिस्तर पर बैठे हुए भी उनकी एक तस्वीर बहुत दिन तक अखबारों की जीनत बनती रही। मीर मुर्तजा भुट्टो शिद्दत तकलीफ से बहुत देर तक कराहते और शदीद दुश्वारी के बावजूद सांस लेने की जिद्दोजहद करते रहे। अस्पताल लाए जाने के करीबन 2.5 घंटे के बाद बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से मीर मुर्तजा भुट्टो का दम उखड़ने लगा और कोई 11:30 के लगभग पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज्यादा मशहूर और मकबूल समझे जाने वाले भुट्टो खानदान के इस नामवर सपूत ने जिंदगी की आखिरी सांस लेने की कोशिश के दौरान दम तोड़ दिया। हलाकत की तस्दीक होते ही अस्पताल में कोहराम मच गया।
मुर्तजा भुट्टो के खानदान, चाहने वालों और कारकुनों के साथियों के बैन से दरो दीवार लरस रहे थे। अब इन्हें 248 की माड़ी से पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल का दावा है कि वो भी उस वक्त क्लिफ्टन में ही वाक़े पीपल्स पार्टी के दफ्तर बिलावल हाउस पर मौजूद थे जब उन्होंने उस फायरिंग की आवाज सुनी, मगर किसी को पता नहीं चल सका कि क्या हुआ है। फायरिंग की आवाज सुनकर कादिर पटेल भी दीगर अफराद की तरह मौके पर पहुंचे और फिर अस्पताल पहुंचकर उन्हें भी पता चला कि मीर मुर्तजा भुट्टो जख्मी है। मुर्तजा भुट्टो के दम तोड़ देने के करीबन 1 घंटे के बाद उस वक्त की वजीर आजम और उनकी बहन बेनजीर भुट्टो भी अस्पताल पहुंची। सहाफी खानजादा ने दावा किया कि गाड़ी से उतरी तो वजीर आजम के सिर्फ एक पैर में चप्पल थी और दूसरे में नहीं थी, वो भी बेनजीर भुट्टो जैसी वजीर आजम। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, वो चप्पल के बगैर जिस तरह अस्पताल में दौड़ती और चीखती हुई गई थी और जो एक बहन का अपने भाई की लाश पर जो मातम होता है वो मैंने सब देखा। बेनजीर भुट्टो बड़े से बड़े जबर का मुस्कुरा कर मुकाबला करती थी, मगर जो मैंने उस दिन देखा वो वाकई आम बहन दिखाई दी, जो भाई पर गर्म आंच भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, जो हर घर में होती, और अगर वो बहन अपने भाई की लाश देखे तो क्या हाल होता है, उस दिन मैंने वो बेनजीर भुट्टो देखी। इस्तगासा, अदालती रिकॉर्ड और अखबारात के मुताबिक इस वाक़ये में मुर्तजा भुट्टो के साथ कुल 9 अफराद हलाक हुए, जिनमें मीर मुर्तजा भुट्टो, उनके साथी आशिक जतोई, अब्दुल सत्तार राजपर, रामन बरोही, यार मोहम्मद बलोच, सज्जाद हैदर, वजाहत जोखियो, कौसर जैदी और वहाँ से उस वक्त गुजरने वाला एक टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं, जबकि मुर्तजा भुट्टो के 4 साथी डॉक्टर मजहर मेमन, असगर अली, मोहम्मद अयाज और मोहम्मद इस्माइल, जबकि 2 पुलिस अफसर हक नवाज सियाल और शाहिद हयात जख्मियों में शामिल हैं। वाक़ये के बाद पुलिस ने SHO क्लिफ्टन हक नवाज सियाल की मुद्दत में सरकार की जानिब से FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वाक़ये के बाद पहले शहर में खौफ और अफसरदगी की फिजा छा गई और एक सोग का माहौल तारी रहा, जबकि अवामी हलकों और फिर अखबारात में साजिशी नजरियात ने जन्म लिया। किसी ने कहा कि पहली गोली करीबी दरख्तों से चलाई गई, किसी ने कहा कोई किसी छत पर था जहां से पहला फायर किया गया, वगैरह वगैरह। कहानी की पुरस्रारियत उस वक्त और बढ़ गई जब एक मुहिम की तरह इस वाक़ये के बारे में मुख्तलिफ अखबारात की पॉलिसी के तहत सनसनीखेज खबरें और गैर तस्दीक शुदा या कयास राइयों पर मबनी मवाद शाया होना शुरू हुआ। ज़राए इब्लाग में बहस शुरू हुई कि ASP शाहिद हयात और SHO क्लिफ्टन हक नवाज सयाल को आने वाले जख्म खुद साख्ता हैं और दोनों अफसरान ने खुद को जख्मी करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि मुर्तजा भुट्टो की हलाकत सोचा समझा कत्ल नहीं है, बल्कि अचानक हो जाने वाला एक पुलिस मुकाबला ही है। इस किस्म की सनसनीखेज खबरों ने खूब थरथल्ली पैदा की, मगर मीर मुर्तजा भुट्टो की हलाकत की इस पुरस्कार कहानी में दूसरा ड्रामाई मोड़ तब आया जब एक ही हफ्ते के अंदर अंदर SHO हक नवाज सयाल गार्डन पुलिस लाइंस में वाक़ अपनी सरकारी रिहाइशगाह में इंतहाई पुरस्कार अंदाज़ो हालात में मुर्दा पाए गए। बिस्तर पर लेटे हक नवाज सयाल की कनपट्टी पर उन्हीं की पिस्तौल से चलाई जाने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। अखबारात ने इस हलाकत को भी इंतहाई पुरस्कार करार दिया, जबकि पुलिस और हुकाम ने इसे खुदकुशी करार दिया। इस कहानी की तैयारी में मदद करने वाले तमाम अफराद ने भी पुलिस ही के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हुए इसे खुदकुशी करार दिया। साबिक DIG शुएब सडल ने कहा कि मुर्तजा भुट्टो की हलाकत के बाद पुलिस एहलकार निहायत खौफजदा और दबाव में थे। अगले ही रोज ये सयाल आया मेरे दफ्तर तो बिल्कुल ही शक्ल जर्द थी उसकी, हालांकि बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी उसने, मगर बहुत खौफजदा और दबाव में था वो यही कहता रहा कि सर वो हमें छोड़ेंगे नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ। उनका इशारा अल-जुल्फ़िकार के मुबैना अरकान की जानिब था। शुएब सडल ने बताया कि उन्होंने सयाल से कहा कि भाई अपना ख्याल रखो, कोई सिक्योरिटी वगैरह का मसला है तो बताओ, जिस पर उसने कहा कि सर मसला तो है, मेरे कुछ भतीजे हैं, अगर वो कुछ दिनों के लिए आ जाएं मेरी सिक्योरिटी के लिए तो मेरी तसल्ली रहेगी। तो मैंने उसी वक्त ऑर्डर कर दिया। शुएब सडल कहते हैं कि अब पुलिस लाइन के अंदर घर है, अपने रिश्तेदार एहलकार गार्ड ड्यूटी पर हैं। इस दौरान झंग से भी उसके रिश्तेदार आ गए थे, काफी तादाद में वो सहन के अंदर बैठे गप्पे लगा रहे हैं, तो कौन आके मार देगा। मैंने खुद रात को जाके देखा और मुआयना किया तो उसी वक्त पता चल गया था कि ये तो सीधी सीधी खुदकुशी है। मगर प्रेस वाले तो खुदकुशी की कहानी नहीं ना मानते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक ही बंदा था जो ऐनी शाहिद था, उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया है। शायद मुर्तजा भुट्टो केस बड़े सगीर की पुलिसिंग की तारीख का वाहिद केस है जिसमें एक ही मुकदमे की 3 FIRs दर्ज की गयी, मगर बाज दीगर पुलिस अफसरान और हुकाम
حکام کہتے ہیں کہ واحد نہیں تو ان گنے چنے مقدمات میں سے ضرور ایک ہے جس میں 1 سے زیادہ FIRs درج کی گئیں۔ ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ 2 تو ہو بھی جاتی ہوں گی مگر 3 ہونا واقعی ایک عجیب بات ہے۔ استغاثہ کے ریکارڈ اور حقائق کے مطابق پہلی FIR وہ تھی جو سرکار کی مدعیت میں SHO کلفٹن حق نواز سیال کی جانب سے درج کی گئی۔ دوسری FIR مرتضی بھٹو کے ذاتی خدمتگار نور محمد کی جانب سے اس لیے درج کروائی گئی کہ مرتضی بھٹو کے ساتھیوں کو پولیس کی جانب سے درج FIR کے متن سے اتفاق نہیں تھا۔ اسی دوران میر مرتضی بھٹو کی بیوہ غنوہ بھٹو نے اپنے وکلاء کی مدد سے عدالت سے رجوع کیا اور قانونی ماہرین پر مشتمل مشیروں کی تیار کی ہوئی ایک قانونی درخواست پر عدالت نے تیسری FIR درج کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ رجوع کرنے پر ہائی کورٹ نے غنوہ بھٹو کی جانب سے دائر پٹیشن پر کارروائی کرتے ہوئے تفتیش کراچی پولیس کے تمام افسران سے واپس لینے کی ہدایت جاری کر دی۔ پولیس افسران پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے غنوہ بھٹو کے وکلاء نے تفتیش کسی ایماندار اور غیر جانبدار افسر کو دینے کی استدعا کی تو تفتیش پہلے سندھ پولیس کے ایک افسر SSP AD خواجہ کے حوالے کی گئی۔ اسی اثنا 5 نومبر 1996 کو بے نظیر بھٹو کی اپنی ہی جماعت کے سابق رہنما اور ان کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے اس وقت کے صدر سردار فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ شعیب سرل کا کہنا ہے کہ پولیس بدنیت نہیں تھی، اگر ہم بدنیت ہوتے تو میں تفتیش کرائمز برانچ کے حوالے نہ کرتا، کیس فائل ان کی مرضی کے افسر کے سپرد نہ کرتا، یا پھر تیسری FIR کے معاملے پر ہم کورٹ چلے جاتے، سال 6 مہینے تو معاملہ لٹک ہی جاتا، یا پھر عدالت کے احکامات پر پولیس کے لاء ڈپارٹمنٹ کو بیچ میں لاتے، قانونی راستہ اختیار کرتے اور تاخیر کرواتے، مگر ہماری نہ نیت خراب تھی نہ ہم نے کچھ غلط کیا تھا۔ ایک اور افسر نے کہا کہ قانون کے مطابق ایک کارروائی ہو رہی تھی، اس کے دوران ایک حادثہ ہو گیا، رہی ہسپتال میں کوتاہی یا غفلت کی بات تو اسے بھی بدقسمتی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ شعیب سرل کا کہنا ہے کہ اس کے لیے اس وقت مرتضی بھٹو کے قافلے کو روکنے کا فیصلہ منصوبہ بندی کے لحاظ سے غلط تھا، اور یہ میں نے دورانی سے پہلے کہا بھی تھا، جیسے ہی میرے علم میں لایا گیا تھا، مگر بس ہونے والی بات تھی، ہو گئی۔ لیکن واجد دورانی کے قریب رہنے والے افسران میں سے ایک نے کہا کہ شعیب سرل کو سارا منصوبہ بتایا گیا تھا اور انہیں پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیسے ہوگا، اور اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ سازشی نظریات کے اسی شور میں بالآخر اس وقت کے ہائی کورٹ کے جج جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن بھی بنایا گیا، جس نے بھی ان سازشی نظریات سمیت ہر پہلو پر غور کیا، مگر ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ کمیشن نے تمام امکانات کو رد تو ضرور کر دیا، مگر یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ کسی کے کہنے پر کیا گیا تو وہ SSP DIG سے بہت اوپر کی سطح پر ہوا ہوگا۔ ایک متاثرہ افسر کہتے ہیں کہ مگر کمیشن اوپر کی سطح کے تعین میں ناکام رہا کہ آخر کتنے اوپر اور کس نے ایسا کیا یا کروایا۔ نتیجہ کمیشن کا یہ نکلا کہ جتنے سیاسی پہلو یا کھلاڑی تھے وہ تو سب کلیئر ہو گئے، اور شاید کمیشن نے پولیس افسران کی جانب نشاندہی کی بھی تو اتنی مبہم اور اس اندازے کے ساتھ کہ پولیس افسران بھی بالآخر کسی بھی ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی کی بنیاد پر اس سب سے بری تو ہو ہی جائیں گے۔ عدالتی تحقیقاتی کمیشن سے کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں، مگر برسوں چلتے رہنے والے عدالتی مقدمے کے اختتام پر تمام پولیس افسران و اہلکار الزامات سے بری ہوئے، اور شاہد حیات اور رائے طاہر جیسے نئے افسروں کو تو لوگوں نے بعد میں خود کراچی پولیس کا سربراہ اور ایڈیشنل IG پنجاب بنتے بھی دیکھا۔ اس پوڈ کاسٹ کی اسکرپٹ کے مصنف ہیں صحافی جعفر رضوی، ان کا تحریر کردہ آرٹیکل آپ BBC Urdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔